जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, इसी कड़ी में हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। क्या मनुष्य भी एक संसाधन हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा जो संसाधन है वह मनुष्य ही होता है। कैसा मनुष्य? जो है कि शिक्षित हो, कुशल हो और स्वस्थ हो। जब शिक्षित होगा मानव तो हर प्रकार की जानकारी उसे होगी, कुशल होगा, नई नई चीज़ें उसको आती होंगी और शारीरिक दृष्टि से भी जब सक्षम होगा तो वह क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान संसाधन बन जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव स्वयं भी एक संसाधन है। अब संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है वह हम देखेंगे कि संसाधनों को स्वामित्व के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, वितरण के आधार पर, इस तरह से 4 प्रकारों में इनको यहाँ पर बांटा गया है। एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अब स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो संसाधन है वह है, पहला संसाधन व्यक्तिगत संसाधन। कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो व्यक्ति का स्वयं का हो, उसका खुद का जिसके ऊपर अधिकार हो, किसी दूसरे का जिस पर अधिकार ना हो, वह क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति, उसका स्वास्थ्य, उसकी दक्षता, कौन कौन सी चीज़ें उसको याद है, ये जब सारी चीज़ें व्यक्ति के पास होंगी तो वह उसका कहलाएगा व्यक्तिगत संसाधन। अब आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिगत संसाधन यानी जिसका मालिक स्वयं व्यक्ति हो, उसकी संपत्ति, उसका स्वास्थ्य, उसकी दक्षता, वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। अब दूसरे नंबर का जो संसाधन है वह है राष्ट्रीय संसाधन। नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय संसाधन मतलब संपूर्ण राष्ट्र का स्वामित्व जिसके ऊपर हो। अब संपूर्ण राष्ट्र का स्वामित्व किसके ऊपर रहेगा? हम यहाँ पर जानते हैं संपूर्ण राष्ट्र। तो संपूर्ण जो राष्ट्र है उसमें राष्ट्र की संपदा, राष्ट्र की सैन्य शक्ति और नागरिकों की देशभक्ति। आई बात समझ में? राष्ट्र में जो संपदा उपलब्ध है वह है वहाँ की सैन्य व्यवस्था और नागरिकों के मन में, दिल में, दिमाग में जो देशभक्ति अपने देश के प्रति बसी हुई है, ये सब मिला करके कही जाती है राष्ट्रीय संसाधन। आई बात समझ में? अब हम अगला देखेंगे यहाँ पर विश्व संसाधन। नाम से ही स्पष्ट है, जिसके ऊपर पूरे विश्व का अधिकार हो, जो पूरे विश्व के मानव मात्र का कल्याण करते हों। वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव मात्र का कल्याण करती है या उसमें सहायता प्रदान करती है, वह विश्व संसाधन कहलाता है। अब अगला हम पढ़ेंगे पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। क्या पढ़ने वाले हैं? पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधन। तो पुनः पूर्ति के आधार पर जो संसाधन है उनको भी 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो वर्ग है पुनः पूर्ति योग्य। नाम से स्पष्ट है, यानी हम जिस संसाधन का, जिस वस्तु का एक बार अपने जीवन में उपयोग कर लेते हैं, वह वस्तु तो नष्ट हो जाती है, लेकिन जो उसका गुण है वह गुण कई दिनों तक, कई समय तक बनाए रखा जा सकता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर एक कृषि में खाद का। अब खाद जो है वह तो एक बार कृषि भूमि में डालने के बाद में नष्ट हो जाती है, उसी में मिल जाती है मिट्टी में, वह हमें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसके जो गुण हैं वह उसमें बने रहते हैं। भूमि की पोषक शक्ति, उर्वरा शक्ति को, उसके उपजाऊपन को वह हमेशा के लिए बनाए रखते हैं। इस प्रकार से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन वह होते हैं जिनके गुणों को हमेशा बनाकर रखा जा सकता है। अब अगला हम जो पढ़ने वाले हैं वह है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, यानी केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं उसका। एक बार उपयोग कर लिया, समाप्त हो गए, वापस से हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। उनके जो गुण हैं उनको बनाए रखा नहीं जा सकता, वे हमेशा के लिए नष्ट हो गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल, कोयला, डीजल एक बार गाड़ी में डाल दिया,
एक बार कोयला जला दिया आपने, राख बन जाएगा। दोबारा जला सकते हैं क्या? नहीं जला सकते। एक बार गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, जितनी चलनी होगी चलेगी, उसके बाद में वापस से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यह है पुनः आपूर्तिहीन, यानी एक ही बार उपयोग होने वाले संसाधन। अगला हम देखते हैं यहाँ पर बारंबार प्रयोग होने वाले, यानी कितने ही बार प्रयोग करो। एक रूप में प्रयोग कर लिया, रूप परिवर्तित कर दो, फिर प्रयोग करो, फिर उसका रूप गुण ये परिवर्तित कर दो, फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर हम कि धात्विक खनिज लोहा तांबा। अब धात्विक खनिज लोहा तांबा धातुओं से तार बना दिया, तार से चद्दर बना दिया, चद्दर से फिर पाइप बना दिया, पाइप से फिर उसका सरिया बना दिया। इस तरह से बार 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 हम उनका उपयोग करते ही रहते हैं, धातु कभी समाप्त नहीं होती। तो बारंबार प्रयोग होने वाले ये संसाधन कहलाते हैं। अब अगला आता है यहाँ पर सनातन। कौन सा? सनातन प्राकृतिक संसाधन। नाम से स्पष्ट है, सनातन। जब से इस प्रकृति की रचना हुई है, इस संसार की रचना हुई, तब से लेकर आज तक जो कभी समाप्त नहीं हुए, वह कहलाते हैं सनातन प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, जल कभी समाप्त नहीं होता, उसके बाद में वायु कभी समाप्त नहीं होती। ये इस तरह के संसाधन है जो सनातन काल से चले आ रहे हैं। तो दो प्रकार हमारे पूरे हो गए, स्वामित्व के आधार पर और पुनः पूर्ति के आधार पर। अगला हम देखने वाले हैं वह है हमारा वितरण के आधार पर संसाधन के प्रकार। वितरण यानी बंटवारा, बंटे हुए हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, इसे कहते हैं वितरण। ठीक है। अब हम पहला इसमें देखते हैं सर्वसुलभ संसाधन। सर्वसुलभ संसाधन नाम से स्पष्ट हो रहा है, सर्व यानी सभी जगह, सुलभ यानी आसानी से मिलने वाले। जो संसाधन सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वह सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, वायु आप कहीं भी देख लो, हर जगह आपको वायु दिखाई देगी। ठीक है। फिर दूसरा है इसमें सामान्य सुलभ संसाधन। कौन से? सामान्य यानी अधिकतर जगह उपलब्ध होने वाले। सर्वसुलभ तो सब जगह, और सामान्य सुलभ यानी अधिकतर जगह उपलब्ध होने वाले। अब कौन कौन से साधन जो अधिकतर जगह मिलते हैं हमें? मिट्टी अधिकतर जगह मिल सकती है, कृषि योग्य भूमि अधिकतर जगह मिल सकती है, पेड़ पौधे अधिकतर जगह मिल सकते हैं हमें, पशु पक्षी अधिकतर जगह मिल सकते हैं हमें। तो ये सब क्या है कि सामान्य सुलभ है, ये भी आसानी से मिल जाते हैं अधिकतर जगह। अब अगला जो आता है वह है विरल संसाधन। कौन सा? विरल। विरल का मतलब क्या है? जो कठिनाई से मिलते हैं, कुछ जगह ही पाए जाते हैं, सीमित स्थान पर। जैसे कोयला कुछ जगह पाया जाता है, सोना, यूरेनियम धातु, इनके बारे में आपने जाना होगा कि बहुत महंगे आते हैं। महंगे क्यों आते हैं? क्योंकि विरल संसाधन है, बहुत सीमित स्थान पर पाए जाते हैं, मांग इनकी ज़्यादा रहती है और पूर्ति कम हो पाती है, इसलिए विरल संसाधन कहलाते हैं। अब अगला जो है वह है इसमें एकल संसाधन। कौन सा संसाधन? एकल संसाधन। अब एकल संसाधन का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे संसाधन जो एक या दो जगह ही उपलब्ध हो पाते हैं पूरे संसार में, उनको एकल संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं एकल संसाधन का, क्रोमोलाइट धातु। कौन सी धातु? क्रोमोलाइट धातु। क्रोमोलाइट जो धातु है ये केवल संसार में एक ही जगह पाई जाती है, ग्रीनलैंड में। कौन से देश में पाई जाती है? ग्रीनलैंड में, इसलिए यह एकल संसाधन हुआ। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण को भी 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया। पहला हम इसमें देखते हैं प्रयोग के आधार पर, तो अप्रयुक्त संसाधन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अप्रयुक्त, जिनका अभी तक हमने उपयोग नहीं किया है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में किसी संसाधन का उपयोग नहीं कर लेता है, किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर लेता है, तब तक वह अप्रयुक्त संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे खनिज पदार्थ है जिनका भंडारण बहुत है पृथ्वी के अंदर, लेकिन उनका हमें ज्ञान नहीं है, तकनीक हमारे पास इस प्रकार की नहीं है कि उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं, तो वह अप्रयुक्त संसाधन कहलाते हैं। अब अगला है अप्रयोजनीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अप्रयोजनीय संसाधन। कौन सा है? अप्रयोजनीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो वर्तमान में उपलब्ध तो है लेकिन तकनीक
नहीं है हमारे पास कि उनको निकाल सकें। जैसे हिमालय पर्वत में बहुत सारे खनिज पदार्थ दबे पड़े हैं, लेकिन हिमालय पर्वत को खोदकर उन खनिज पदार्थों को हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि तकनीक नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है, मशीनें हमारे पास नहीं है। ऐसे ही जो गहरे समुद्र है, महासागर है, उनमें अनेक भंडार भरे हुए हैं खनिज पदार्थों के, लेकिन किसके कारण? तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से इतना हमने जान लिया है। अब अगले वीडियो में बाकी के जो संसाधन हैं उनके बारे में हम जानेंगे।